पहले के वीडियो में हमने इस लैम्डा m के द्वारा दर्शाई गई मोलर चालकता को देखा और हमने यह देखा कि यह सांद्रता के साथ कैसे बदलता है। इसलिए इस वीडियो में जो हम करने जा रहे हैं वो ये है कि हम इस बदलाव को एक ग्राफ पर अंकित करना चाहते हैं और ग्राफ के माध्यम से यह समझने की कोशिश करना चाहते हैं कि मोलर चालकता सांद्रता के साथ कैसे बदलती है। इसलिए इससे पहले कि हम ग्राफ पर चले, आपको एक बार जल्दी से दिखा देता हूं कि ये दोनों कैसे संबंधित हैं। इसलिए पहली बात यह है कि जब हम सांद्रता की बात कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि सांद्रता को कम करना तनुता को बढ़ाने के समान है। और जब हम मोलर चालकता के बारे में सोचते हैं तो आप इसे मूल रूप से एक वैद्युत अपघट्य के एक मोल की चालकता के रूप में सोच सकते हैं। तो तनुता या सांद्रता के साथ मोलर चालकता कैसे बदलती है, यह वैद्युत अपघट्य के प्रकार पर भी निर्भर करता है। और हमने पहले देखा है कि एक वैद्युत अपघट्य एक प्रबल वैद्युत अपघट्य या फिर एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य हो सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि ये कैसे वियोजित होते हैं। इसलिए यदि आपके पास कोई वैद्युत अपघट्य Ha है जो कि H+ तथा A- में वियोजित हो रहा है, अब यदि यह एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य है तो इसके वियोजित होने की सीमा बहुत कम होगी, और यदि यह एक प्रबल वैद्युत अपघट्य है तो इसका वियोजन 100% होगा, 100% होगा। तो जो हमने पहले देखा था कि प्रबल वैद्युत अपघट्य के मामले में वियोजन 100% है, तथा जब आप तनुता बढ़ाते हैं या आप सांद्रता कम करते हैं तो मोलर चालकता बढ़ जाती है। और दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए जहां वियोजन 100% नहीं है, 100% नहीं है, तब भी जब आप तनुता बढ़ाते हैं तो मोलर चालकता बढ़ जाती है। लेकिन दुर्बल वैद्युत अपघट्य के मामले में तनुकरण पर मोलर चालकता की वृद्धि बहुत अधिक होती है, क्योंकि तनुकरण के दौरान क्या होता है कि एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य के तनुकरण पर वियोजन की जो मात्रा है, जो कि अल्फा है, जिसे इंग्लिश में हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं, वो बढ़ जाती है। और ये हम कैसे जानते हैं? आइए इस उदाहरण को लेते हैं। तो Ha एक दुर्बल अम्ल है, तो चलिए इस अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक को लिखते हैं। तो साम्य स्थिरांक के बराबर होगा H+ की सांद्रता गुणे A- की सांद्रता बटे Ha की सांद्रता। अब मान लेते हैं कि आपने सांद्रता को 10 के फैक्टर से कम कर दिया है, या फिर आप कह सकते थे कि आपने 10 के फैक्टर से तनुता को बढ़ा दिया है। तो हमने देखा है कि जब हम साम्य स्थिरांक को देख रहे होते हैं तो यदि अभिक्रिया की शर्तें बदल जाती हैं तो हम अभिक्रिया भागफल यानी कि रिएक्शन कोशेंट Q लिख सकते हैं और Q की गणना कर सकते हैं। और इस मामले में मैं कह रहा हूं कि सांद्रता 10 के फैक्टर से कम हो गई है और ये इन तीनों के लिए है। तो यहां पर Q बराबर हो जाएगा H+ की सांद्रता बटे 10 गुणे A- की सांद्रता बटे 10 और बटे में Ha की सांद्रता बटे 10। तो यहां से ये 10 इस 10 से कट जाएगा। और यदि मैं इसे पुनर्व्यवस्थित करूं तो मैं Q को लिख सकता हूं 1/10 गुणे H+ की सांद्रता गुणे A- की सांद्रता बटे Ha की सांद्रता। अतः यदि आप इसे देखें तो Q या फिर कहें अभिक्रिया भागफल साम्य स्थिरांक का 1/2 हो गया है। तो यहां पर Q K से कम हो गया है। और हम जानते हैं कि जब अभिक्रिया भागफल साम्य स्थिरांक से कम होता है तो अभिक्रिया दाईं ओर शिफ्ट हो जाती है। इसका मतलब है कि अधिक मात्रा में H+ और A- बनेगा, जिसका अर्थ है कि इस दुर्बल वैद्युत अपघट्य Ha का तनुकरण पर वियोजन बढ़ जाएगा। और एक बार फिर यह प्रबल वैद्युत अपघट्य के साथ नहीं होगा, क्योंकि प्रबल वैद्युत अपघट्य की परिभाषा यही है कि यह पूरी तरह से वियोजित हो जाता है। लेकिन दुर्बल वैद्युत अपघट्य पूरी तरह से वियोजित नहीं होता है, इसलिए तनुकरण पर वियोजन बढ़ता है। जब वियोजन बढ़ता है तो आयनों की संख्या भी बढ़ती है। और हम जानते हैं कि जब हम मोलर चालकता की बात करते हैं, यानी कि लैम्डा m की बात करते हैं, तो आयन ही वे हैं जो असल में विलयन में विद्युत संचालन करते हैं। अब चूंकि विलयन में अधिक आयन है, इसलिए मोलर चालकता प्रबल वैद्युत अपघट्य की तुलना में काफी अधिक यहां पे बढ़ जाती है। इसलिए मोलर चालकता में वृद्धि दुर्बल वैद्युत अपघट्य के मामले में काफी अधिक होती है। लेकिन अब प्रश्न यह है कि यह परिवर्तन ग्राफ पे कैसा दिखाई देगा। तो आइए देखें कि हम इसे कैसे आलेखित कर सकते हैं, इसे कैसे प्लॉट कर सकते हैं। तो यहां मैं सांद्रता के साथ मोलर चालकता में परिवर्तन या फिर कहें बदलाव को प्लॉट करना चाहता हूं। और फिर से हम यहां दो स्थितियां लेंगे, एक प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए तथा एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए। तो y अक्ष पर मेरे पास मोलर चालकता है जो कि लैम्डा m है, और x अक्ष पर मेरे पास √c है जो कि मोलर सांद्रता का वर्गमूल है। और हम इसे सीधे तौर पर c के लिए प्लॉट नहीं कर रहे,
इसका जो कारण है वो ये है कि जब हम प्रयोगात्मक आंकड़े देखते हैं, यानी कि एक्सपेरिमेंटल डेटा देखते हैं, तो डेटा बिंदुओं को एक सीधी रेखा में फिट करना आसान होता है, जैसा कि आप अभी कुछ सेकंड में देखेंगे। तो पहले एक प्रबल वैद्युत अपघट्य का मामला लेते हैं। तो एक प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए यदि हम मोलर चालकता की गणना सांद्रता के भिन्न भिन्न मानों पर करें और इसे हम ग्राफ पर प्लॉट करें, तो हम एक प्रवृत्ति यानी कि ट्रेंड देखते हैं जो इस प्रकार से दिखाई देता है। ये नीले बिंदु चुने गए सांद्रताओं के समुच्चय के लिए डेटा बिंदु है। तो ट्रेंड को देखने के लिए यदि आप इन बिंदुओं को फिट करने का प्रयास करते हैं तो आप देखेंगे कि एक सीधी रेखा में आते हैं। तो चलिए, जो कुछ भी हम पहले से जानते हैं उसके आधार पर इस प्रवृत्ति यानी कि इस ट्रेंड की जांच करते हैं। तो हम जानते हैं कि एक प्रबल वैद्युत अपघट्य के मामले में जब हम तनुता को बढ़ाते हैं तो मोलर चालकता बढ़ जाती है, और हम जानते हैं कि तनुता को बढ़ाना मतलब सांद्रता को घटाना है, यानी कि तनुता को बढ़ाना सांद्रता को घटाने के समान है। तो यदि हम इस ग्राफ को देखें तो जैसे जैसे हम दाएं से बाएं जाते हैं वैसे वैसे सांद्रता घटती है या फिर कहें तनुता बढ़ती है, और इसी हिसाब से हम देख सकते हैं कि y अक्ष के अनुदिश बिंदु बढ़ते हैं। तो इस ग्राफ से भी हम देख सकते हैं कि जब तनुता बढ़ती है या फिर कहें सांद्रता घटती है तो उससे संबद्ध मोलर चालकता बढ़ती है। तो यह प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए था, और दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए समान ट्रेंड है। जब हम तनुता बढ़ाते हैं तो आयनों की संख्या बढ़ती है और इसलिए मोलर चालकता बढ़ती है। तो यहां भी हम यदि प्रायोगिक प्रेक्षण देखें यानी कि एक्सपेरिमेंटल डेटा को देखें तो पाते हैं कि डेटा बिंदुओं को मिलाने से इस प्रकार का अति परवलयाकार जैसा वक्र बनता है। और यहां भी जैसे जैसे हम दाएं से बाएं जा रहे हैं सांद्रता घट रही है, जिसका मतलब है तनुता बढ़ रही है, और गुलाबी बिंदु से चिन्हित बिंदुओं में जो संगत लैम्डा एम है वो बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम दाएं से बाएं जा रहे हैं तो सांद्रता घट रही है, और सांद्रता के संगत जो लैम्डा एम मिल रहा है वो देखिए बढ़ता जा रहा है। इसलिए दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए भी तनुकरण का प्रभाव जो हमने पहले देखा था वो इस ट्रेंड में भी परिलक्षित होता है, यानी कि रिफ्लेक्ट होता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली एक और बात है, हमने चर्चा की थी कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य के मामले में चूंकि तनुता बढ़ाने पर आयनों की संख्या बढ़ती है, इसलिए मोलर चालकता में वृद्धि बहुत अधिक होती है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ एक प्रबल वैद्युत अपघट्य के मामले में जब हम बिंदु 1 से 2 और 3 से 4 पर जाते हैं तो मोलर चालकता में वृद्धि बहुत धीरे धीरे होती है। लेकिन साथ ही अगर हम दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए वक्र को देखें तो जैसे जैसे हम बिंदु 1 से लेके 4 तक जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि इन मानों में परिवर्तन बहुत अधिक है। जैसा कि हमने पहले देखा था वैसा ही है। तो हम प्रवृत्तियों यानी कि ट्रेंड्स को ग्राफ पर कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। अब कुछ और जानकारी है जो हम इन वक्रों से प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि ये बिंदु एक सरल रेखा पर है तो यदि इसे y अक्ष की तरफ एक्स्ट्रापोलेट करें तो मान लेते हैं कि ये रेखा y अक्ष को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसका क्या अर्थ होगा? तो मोलर चालकता के लिए हम जिस समीकरण का उपयोग करते हैं आइए उसे देखते हैं। तो समीकरण होता है लैम्डा एम बराबर कप्पा बटे सी, जहां पर सी सांद्रता है। तो जैसे जैसे हम मूल बिंदु की ओर जाते हैं सी का मान घटता है, इसलिए लैम्डा एम का यह मान जिसे हमने यहां पर अंकित किया है यह वो मान है जो हमें तब मिलता है जब c लगभग शून्य हो जाता है, मतलब c 0 की तरफ जाता है। इसलिए यदि c बहुत छोटे मान पर जाता है जो शून्य के करीब है तो लैम्डा एम का संगत मान लैम्डा एम इंफिनिटी कहा जाता है। लैम्डा एम और ऊपर अनंत का चिन्ह, और यह और कुछ नहीं बल्कि मूल रूप से अनंत तनुता पर मोलर चालकता है। इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी है वही है लैम्डा एम इंफिनिटी। अब अगर आप सोच रहे हो कि यह अनंत तनुता कहां से आ रहा है, तो हमने पहले ही देखा था कि कैसे जब हम सांद्रता कम करते हैं तो तनुता बढ़ जाती है। इसलिए जब सांद्रता को अत्यधिक छोटी संख्या तक लाकर कर दिया जाता है तो संगत तनुता बहुत बड़ी होगी। यही कारण है कि हम इस मान को अनंत तनुता पर मोलर चालकता कह रहे हैं। इसलिए अब मैं इस जानकारी के आधार पर इस सीधी रेखा का समीकरण लिखना चाहता हूं। मुझे पता है कि यह y बराबर mx प्लस c के रूप में होगा, जहां पर m ढाल है, स्लोप है, और मैं देख सकता हूं कि ढाल यानी कि प्रवणता जिसे इंग्लिश में हम स्लोप कहते हैं ये ऋणात्मक है। तो मान लेते हैं कि प्रवणता का कोई ऋणात्मक मान -b है, जहां पर ये जो b है वो अचर है, कांस्टेंट है, और ये जो c है ये रेखा द्वारा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है जो मूलतः इसकी लंबाई है, और हमने इस लंबाई या फिर इस बिंदु को
अनंत तनुता पर मोलर चालकता से परिभाषित किया है, जिसे हम लैम्डा एम इंफिनिटी से लिखते हैं। इसलिए यहां पर C का मान लैम्डा एम इंफिनिटी है। और हम पहले से ही y और x को जानते हैं। यहां पर y लैम्डा एम है और x अंडर रूट C है। अतः हम इस सरल रेखा के समीकरण को लिख सकते हैं लैम्डा एम बराबर माइनस बी अंडर रूट C प्लस लैम्डा एम इंफिनिटी। हम इसे पुनः व्यवस्थित करके लिख सकते हैं लैम्डा एम बराबर लैम्डा एम इंफिनिटी माइनस बी अंडर रूट C। तो यह समीकरण इस सरल रेखा का समीकरण है। और ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो सरल रेखा की प्रवृत्ति है, ये जो ट्रेंड है, ये केवल एक प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए है। तो जैसा कि हमने प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए किया है, अब इस वक्र के समीकरण को खोजने का प्रयास करते हैं जो कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए है। और हम एक ऐसा समीकरण ज्ञात करना चाहते हैं जो इस वक्र को दर्शाता है। अब कभी कभी आपको इस समीकरण का डेरिवेशन प्रारंभिक पुस्तकों में नहीं मिलेगा, लेकिन यह एक आसान और मजेदार डेरिवेशन है। आप पहले ही देख सकते हैं कि यह वक्र अतिपरवलय की तरह दिखता है। तो हम जानते हैं कि अंतिम समीकरण अतिपरवलय हो सकता है, जो इस y जो कि मोलर चालकता है तथा x जो कि सांद्रता का वर्गमूल है, इनके बीच में होगा। तो चलिए दुर्बल वैद्युत अपघट्य के वियोजन को लिखते हुए शुरुआत करते हैं। हमारे पास वैद्युत अपघट्य Hb है, जो कि एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य है और जो वियोजित होकर H प्लस और B माइनस देता है। हम जानते हैं कि यह एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, इसलिए यदि हम Hb के 1 मोल से शुरुआत करें और प्रारंभ में हमारे पास H प्लस और B माइनस का कोई मोल नहीं था, यानी कि t बराबर 0 पर H प्लस के 0 तथा B माइनस के 0 मोल है। अब साम्यावस्था पर यदि हम वियोजन को अल्फा माने, तो साम्यावस्था पर हमारे पास Hb के 1 माइनस अल्फा मोल, H प्लस के अल्फा मोल और B माइनस के अल्फा मोल होंगे। या फिर यदि हम इस पूरी बात को सांद्रता के पदों में लिखें, तो यदि हम t बराबर 0 पर सांद्रता C से शुरुआत करते हैं, तो साम्यावस्था पर Hb की सांद्रता 1 माइनस अल्फा गुणे C होगी और H प्लस की अल्फा गुणे C होगी तथा B माइनस की भी अल्फा गुणे C होगी। तो इस अभिक्रिया के लिए यदि हम साम्य स्थिरांक लिखें, तो साम्य स्थिरांक K बराबर होगा अल्फा C गुणे अल्फा C बटे 1 माइनस अल्फा गुणे C। यहां से C कट जाएगा और अल्फा गुणे अल्फा अल्फा स्क्वायर होगा, तो ये बराबर होगा अल्फा स्क्वायर C बटे 1 माइनस अल्फा। अब यहां पर हम अल्फा का मान रखेंगे और अल्फा का मान रखने के लिए हम अल्फा की परिभाषा का उपयोग करते हैं, जो कि है अल्फा बराबर लैम्डा एम बटे लैम्डा एम इंफिनिटी, यानी कि किसी सांद्रता पर मोलर चालकता बटे अनंत तनुता पर मोलर चालकता, यही है अल्फा। अब इस परिभाषा के बारे में सामान्य समझ विकसित करने के लिए मैं आपको बता दूं कि अल्फा वियोजन की मात्रा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, और जब वियोजन होता है तो हमें ये आयन मिलते हैं। इसलिए आप किसी भी सांद्रता C पर वियोजन की मात्रा को समझ सकते हैं उस सांद्रता पर आयनों की संख्या बटे अधिकतम संभव आयनों की संख्या, कुछ इस तरह से सोच सकते हैं। और क्योंकि मोलर चालकता आयनों की संख्या के समानुपाती होती है, तो हम वियोजन की मात्रा को चालकता के साथ इस तरह से जोड़ के देख सकते हैं। इसलिए अब यदि हम अल्फा की इस परिभाषा को लेते हैं और इसे इस संबंध में रखते हैं, तो हम पुनः व्यवस्थित करके इसे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं और अल्फा का मान उठा के यहाँ पे रख देते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अल्फा का मान हमने क्या रखा, लैम्डा एम बटे लैम्डा एम इंफिनिटी, तो ये हो गया K ब्रैकेट में 1 माइनस लैम्डा एम बटे लैम्डा एम इंफिनिटी बराबर इधर अल्फा स्क्वायर की जगह क्या आ गया, लैम्डा एम बटे लैम्डा एम इंफिनिटी इसका स्क्वायर, और ये गुणे सी यहाँ पे। तो जब हमने अल्फा का ये मान यहाँ पे रखा तो समीकरण कुछ इस प्रकार से दिखा। अब अगर हम इसे पुनः व्यवस्थित करें तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। आप इसे खुद से पुनर्व्यवस्थित करके लिखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। लेकिन अब बात यह है कि हमें कैसे पता कि ये समीकरण इस अतिपरवलय की है। तो ये चेक करने के लिए चलिए इस समीकरण का ग्राफ बनाते हैं, इसे आलेखित करते हैं। हम जानते हैं कि मोलर चालकता y अक्ष पर तथा सांद्रता का वर्गमूल x अक्ष पर है, तो यहाँ पर लैम्डा m की जगह हम y ले लेते हैं और अंडर रूट C की जगह हम x ले लेते हैं। तो इस समीकरण को हम लिख सकते हैं 1 बटे y बराबर, ये तो कोई अचर होगा तो इसको हमने C1 लिख लिया, प्लस लैम्डा m, तो यहाँ पे y आ गया, गुणे C, तो अगर अंडर रूट C x के बराबर है तो C x स्क्वायर के बराबर है, तो y गुणे x स्क्वायर आ गया, बटे ये भी कोई अचर होगा तो इसे हम C2 लिख लेते हैं। यहाँ पे C1 और C2 कोई अचर है। हम यह मान रहे हैं कि हमें अनंत तनुता पर इस मोलर चालकता का मान
तथा इस साम्य स्थिरांक का मान पता है, इसलिए हम इन मानों को स्थिरांक मान रहे हैं। तो अब केवल इस समीकरण को आलेखित करना है और यह जांचना है कि हमें एक अतिपरवलय प्राप्त होता है या नहीं। तो मैंने इस ऑनलाइन ग्राफिंग कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया है और यहाँ समीकरण को आलेखित किया है, और हम देख सकते हैं कि P और Q के कुछ चयनित मानों के लिए, जो कि हमारे दो स्थिरांक थे, हमें एक अतिपरवलय जैसा कुछ मिलता है। चूंकि हमारे x और y अक्ष ऋणात्मक नहीं हो सकते, इसलिए हम केवल प्रथम चतुर्थांश पर ध्यान केंद्रित करते हैं और हम देख सकते हैं कि आलेख कुछ इस तरह से दिखेगा, जो कि निश्चित रूप से एक अतिपरवलय है। इसलिए हम जानते हैं कि यह समीकरण इस वक्र को दर्शाता है, जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए मोलर सांद्रता के साथ मोलर चालकता का परिवर्तन है।